हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास सेवन्थ हिस्ट्री। इस पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 द मुग़ल एम्परर्स। इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं मनसबदार्स और जागीर्स के बारे में। तो देखिए, इस पार्ट से पहले हमने पढ़ा था कि कैसे जो मुग़ल एम्परर्स थे अपने उत्तराधिकारी चुनते थे कि भाई वंश के अंदर सिर्फ सबसे बड़ा होना ही ज़रूरी नहीं था सिंहासन के लिए। जो काबिल होता, जो उस सिंहासन के योग्य होता, वो आगे साम्राज्य को संभालता। इसके बाद हमने जो मुग़ल एम्परर्स के दूसरे राजाओं के साथ कैसे रिलेशंस थे, कैसे संबंध थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे मनसबदार्स और जो जागीरदार्स थे उनका क्या रोल था मुग़ल एम्पायर के अंदर। देखिए, एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। देखिए, जैसे ही मुग़ल जो एम्पायर वो फैलता गया बहुत सारे रीजन्स के अंदर, तो मुग़ल शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों से, डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, तो जो अलग जिन लोगों का कल्चर अलग था, संस्कृति अलग थी, उन जगहों से लोगों को अपनी सेना में, अपने प्रशासन में रिक्रूट किया। रिक्रूट मतलब भर्ती किया। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्की नोबल्स, तो वो स्टार्टिंग में तुर्किश नोबल्स कहलाते थे। नोबल्स मतलब जो रिच पीपल होते हैं वो कहलाते थे, या तुरानीज कहलाते थे। बाद में उन्होंने जो अपना एम्पायर है वो एक्सपेंड किया, जिसके अंदर कौन कौन शामिल हुआ, इंक्लूड मतलब शामिल होना, जिसके अंदर शामिल हुए ईरानियंस, ईरान के रहने वाले लोग, इंडियंस, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। तो इससे क्या हुआ कि डाइवर्स बॉडीज़ बनी, डाइवर्स बैकग्राउंड्स हुआ लोगों का कि सेना के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग जो है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर अलग अलग जगहों से लोग जो है वो शामिल किए गए। दोज हु जॉइन मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। और जो लोग मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उनको मनसबदार के रूप में शामिल किया जाता था। ठीक है, मनसबदार के रूप में उनको एक टाइटल दिया गया था, पद दिया गया था। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स मनसब, मीनिंग पोजीशन ऑफ ए रैंक। कि मनसबदार का मतलब क्या होता है कि ये कोई एक व्यक्ति, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक जो मनसब को होल्ड करता हो, जिसके पास मनसब मतलब कोई पोजीशन हो, कोई पद हो, या कोई रैंक हो। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम था, जैसे ग्रेड होते हैं ए बी सी, ठीक है, इसी तरीके से रैंक होती है 1 2 3 4। तो ये पद होते हैं, पद के अनुसार मुगल्स ने उनको ग्रेडिंग सिस्टम में शामिल किया था, जिसमें पहले जैसे रैंक है, ठीक है, सैलरी दी जाती थी उसी के अकॉर्डिंग। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, सेना की जो सेना होती थी उसकी जिम्मेवारी तय करना। तो ये सभी रैंक के अकॉर्डिंग होता था, पद के अनुसार होता था। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जत। और रैंक और सैलरी जो थी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कोई नंबर की कोई वैल्यू, जैसे आज के दिन रुपीज़ में करेंसी आती है, इंडियन करेंसी, ठीक है, तो वैसे ही जत जो है वो एक तरीके से करेंसी मान सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो कितने जत होता उतना ही उसकी हायर पोजीशन होती। द हायर जत द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन। तो उतनी ही शाही, प्रेस्टिजियस मतलब शाही जो है, उतनी ही उसकी पोजीशन होती कोर्ट के अंदर, दरबार के अंदर। एंड द लार्जर इज सैलरी, और उसकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा होती। द मनसबदार्स military responsibilities required to maintain a specified number of savar
और कैवलरी मैन, सवार और कैवलरी मैन, कि मनसबदार की जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जो सेना की जिम्मेदारियां होती, कि उसको मेंटेन किए रखना आर्मी को, ठीक है, रख रखाव करना। जैसे कि उसके अंदर जो सवार का मतलब जो कैवलरी मैन होते हैं, जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पे युद्ध लड़ते हैं। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गोट देम रजिस्टर्ड देयर हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी। तो मनसबदार क्या करता, मनसबदार उन कैवलरी मैन को बुलाता, उनका जो नाम है वो रजिस्टर करता, ठीक है, उनके बारे में, और जो उनके हॉर्सेस होते उनको देखता कि वे सही कंडीशन में है या नहीं, ठीक है, और फिर उनको सैलरी मिलती इसी आधार पे। मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। अब मनसबदार को जो सैलरी मिलती, जो रिवेन्यू असाइनमेंट के रूप में, रिवेन्यू मतलब टैक्स जो आता, तो उसको जागीर बोला जाता। विच वर समवट लाइक इक्ताज, जो इक्ताज की तरह हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट अनलाइक मुक्तीज, मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर्स। देखिए, हमने मुक्तीज और इक्ताज के बारे में पढ़ा था जब हम सामंताज के बारे में पढ़ रहे थे। जो सामंताज होते थे वो राजाओं के नीचे काम करते थे, उनके प्रशासन में काम करते थे। तो जो मुक्तीज होते थे वो सामंताज को मुक्तीज बोला गया, और उनको जो मिलता वो इक्ताज कहलाता, ठीक है, कोई सैलरी मिलती या कोई और चीज़ उनको मिलती। लेकिन जो ज़्यादातर जो मनसबदार थे मुगल एम्पायर के अंदर, डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर्स, कि भी ना तो वो मनसबदार ज़्यादातर वहाँ पे रहते, जैसे सामंताज को या सबऑर्डिनेट्स को दिल्ली सल्तनत के राजाओं के द्वारा रहने के लिए निवास स्थान दिया गया, ठीक है, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था मुगल सत्ता के अंदर। They only had rights to the revenue of their assignments which was collected for them by their servants. उनका अधिकार सिर्फ उन रेवेन्यू असाइनमेंट्स पे होता जो उनके जो सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, वो इकट्ठा करके लेके आते। बाकी मनसबदार को कुछ नहीं मिलता था। While the mansabdars themselves served in some other part of the country, लेकिन जो मनसबदार होते थे वो अपनी सेवा जो देश के दूसरे हिस्सों में भी देते थे। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली assessed so that revenues were roughly equal to the salary of मनसबदार। कि अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, रेन मतलब उसके शासनकाल में इन जागीर्स को जो है संभाल के रखा गया, मतलब जो रिवेन्यू असाइनमेंट आता, ताकि जो रिवेन्यूज जो टैक्स आता राज्य का, वो इक्वली जो है लगभग उनके पद के अनुसार मनसबदार को दिया जा सकता था। बाय औरंगजेब्स रेन दिस वाज नो लॉन्गर केस एंड एक्चुअल रिवेन्यू। तो औरंगजेब के केस में, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तो इस तरीके का कोई एक्चुअल रिवेन्यू नहीं था, ठीक है, इस तरीके का कोई केस नहीं था जिससे मनसबदार को रिवेन्यू के रूप में सैलरी दी जाए। एंड द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। जो एक्चुअल रिवेन्यू होता, जो कर होता, टैक्स होता, वो कम होता जो जितना सम ग्रांट किया गया है राजा के द्वारा, जितनी पैसे की अनुमति दी गई इकट्ठा करने की, उससे कम होता वो रिवेन्यू। There was also a huge increase in the number of mansabdars which meant a long wait before they received a जागीर। तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारे मनसबदार जो है उनकी संख्या बढ़ी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनको जागीर के लिए, मतलब उनको अपनी सैलरी के लिए लंबे समय तक के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। ज़्यादा मनसबदार होंगे, हमने पढ़ा कि डाइवर्स बॉडीज से, डाइवर्स रीजन से मनसबदार को चुना गया था, अलग अलग जगहों से, तो इससे उनकी संख्या बढ़ी
और संख्या बढ़ने से उनको लंबे समय तक के लिए अपनी सैलरी के लिए, अपनी जागीर के लिए इंतज़ार करना पड़ता। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। तो इससे क्या हुआ कि इससे शॉर्टेज आई, कमी आई, ठीक है, जागीर्स तो जागीर्स के अंदर। एज ए रिज़ल्ट मैनी जागीरदार्स, अब ये जागीर्स तो जो उनकी रिवेन्यू असाइनमेंट होती उनको कहते हैं, और जागीरदार कौन होते, जो उनको उनके सर्वेंट जो उनको इकट्ठा करते थे। तो एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइट दे हैड ए जागीर। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी जागीरदार थे जो रेवेन्यू असेसमेंट इकट्ठा करते, असाइनमेंट इकट्ठा करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना संभव हो उसके उतना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दिस डेवलपमेंट इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन। तो औरंगजेब जो था वो इन डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करने में सफल नहीं रहा अपने शासनकाल के अंतिम सालों में। एंड पीजेंट्री देयरफॉर सफ़र ट्रिमेंडसली, और इससे जो किसान है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ, ठीक है। ट्रिमेंडस मतलब बहुत बुरी तरह से उसको संघर्ष करना पड़ा किसान को। आगे देखिए, जब्त एंड जमींदार्स। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ प्रेजेंट्री। तो जो मेन सोर्स होता इनकम का मुगल रूलर्स के लिए, वो टैक्स जो आता किसानों से वो होता। तो हमने ऊपर देखा कि जागीर्स के नंबर ऑफ जागीरदार्स बढ़ने से या नंबर ऑफ मनसबदार्स बढ़ने से किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम सालों में ये सब हुआ। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू रूरल एलाइट्स। ज़्यादातर जगहों पे क्या होता था कि जो किसान थे वो अपने जो रूरल इलाइट्स क्या होते हैं, जो अभिजात, जो उच्च वर्ग के, जो गांव में जो लोग माने जाते थे पहले, तो उनके थ्रू जो है, उनके द्वारा वो टैक्स देते थे, राजा तक पहुंचता था। दैट इज़ द हेडमैन और लोकल चिफ्टेन, जो उस गांव का हेडमैन होता है या मुखिया होता, ठीक है, वो राजा तक टैक्स पहुंचाता। द मुगल्स यूज द टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब इंटरमीडियरीज। और मुगल्स ने जमींदार जो शब्द का प्रयोग है वो इंटरमीडियरीज जो थे, मतलब जो माध्यम का काम करते थे किसान और राजा के बीच में, उनके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया है मुगल्स ने। वेदर देवर लोकल हेडमैन, या फिर वो लोकल हेडमैन हो सकते थे गांव के, या पावरफुल चीफ्टेंस या पावरफुल मुखिया हो सकते थे। तो वो कोई भी हो सकता था जो एक इंटरमीडियरीज जो माध्यम की भूमिका निभाए, ठीक है, मॉडरेटर की भूमिका निभाए, जिनको जमींदार बोला गया। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल। देखिए, अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर है, हमने पढ़ा था टेबल के अंदर कि उसका रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था, टोडरमल। कैरिड आउट ए सेवरल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10 पीरियड। तो उसने एक सर्वे किया। सर्वे क्या होता है, सर्वेक्षण करना, मतलब कि जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, किसी मुद्दे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करना, तो उसको हम सर्वे बोलते हैं। तो फसल उत्पादन के लिए टोडरमल ने एक सर्वे किया था। प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड, जो 10 साल तक के लिए जो भूमि जो जहाँ पे उत्पादन हुआ है फसलों का और जिनके लिए कुछ मूल्य निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पे टोडरमल ने सर्वे किया 10 साल के टाइम पीरियड के लिए। 1570 टू 1580 का जो टाइम पीरियड था, ये इस टाइम पीरियड का जो है टोडरमल ने सर्वे किया, निरीक्षण किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा
तो जो उसको जानकारी मिली, जो इन्फॉर्मेशन मिली, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। जो टैक्स जो था वो हर एक फसल के ऊपर कैश के रूप में, नकदी के रूप में जो है फिक्स कर दिया गया। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और हर एक प्रोविंस को, हर एक प्रांत को बांट दिया गया रेवेन्यू सर्कल्स के अंदर, ठीक है। एंड एक शेड्यूल बना दिया गया, एक टाइम निर्धारित कर दिया गया हर एक। और उसके अलावा रेवेन्यू रेट्स, जो टैक्स की जो रेट हैं, जो दर हैं, उसको भी निर्धारित किया गया हर एक अलग अलग फसल के लिए, इंडिविजुअल क्रॉप के लिए। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और जो टोडरमल ने रेवेन्यू सिस्टम इन्वेंट किया था उसको बोला गया जब्त, ठीक है। उसके सर्वे के आधार पर उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जो जिसमें हर एक प्रोविंस के अंदर, हर एक प्रांत के अंदर, जिसमें रेवेन्यू सर्कल्स होते हैं और रेवेन्यू सर्कल्स के रेवेन्यू रेट्स जो हैं वो निर्धारित होते अलग अलग फसलों के लिए। तो इसी सिस्टम को बोला गया जब्त। इट वाज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड। और ये जो जब्त सिस्टम है वहाँ पे प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित था। तो कहाँ पे प्रचलित था? जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स लैंड का सर्वे कर सकते थे, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। तो वहीं पर जो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, तो उनका केयरफुल अकाउंट रखते, उनका हिसाब किताब रखता, जहाँ पे जो जब्त रेवेन्यू सिस्टम लागू किया गया था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल्स। तो ये लागू करना गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों के बीच में संभव नहीं था। इन सम एरियाज द जमींदार एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर। कुछ एरियाज़ में जमींदार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कुछ जमींदार जो थे, कुछ लोकल चीफ्टेन्स थे, वो या फिर सिंपल मुखिया होते, या फिर उनके पास पावरफुल धन होता, शक्ति होती हो, या फिर उनके पास धन होता। द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू रिबिलियन। और अगर उनका वो शोषण करते, मुगल एम्परर्स, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, तो अगर वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ अगर वो बुरा व्यवहार करते तो वो विद्रोह कर सकते थे। रिबिलियन मतलब विद्रोह। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। कभी कभी क्या होता है कि जो जमींदार होते या जो पीजेंट्स होते सेम जाति के, वो मिल करके, अलाइड मतलब मिल करके, वो विद्रोह कर देते मुगल अथॉरिटी के खिलाफ, मुगल सत्ता के खिलाफ। These peasants' revolts challenged the stability of Mughal Empire from the end of the 17th century। तो इन किसानों के विद्रोहों से, रिवोल्ट मतलब विद्रोह से, मुगल जो सत्ता थी उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, उसको बहुत बड़ी चुनौती मिली 16th सेंचुरी के एंड के अंदर।